हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साइंस फिक्शन मूवी लेकर आई हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नए मेंबर शुभम वालेचा और दिनोश लोग इनका थैंक यू कहना है चैनल का नया मेंबर बनने के लिए। मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका से होती है, जहाँ पे हम कॉर्ड इंडस्ट्री के एक प्रोजेक्ट प्लान को देखते हैं, जिसे देखने के लिए कंपनी के सीईओ विक्टोरिया कोड आती है, जो अपने आदमी वॉरियर इग्नाशियो और अपने चीफ साइंटिस्ट जोस से उसका स्टेटस पूछती है। दरअसल ये लोग एक बड़े से स्फीयर की खुदाई कर रहे होते हैं ताकि इसमें छुपा हुआ एक स्कैरब को ढूंढ सके। वही हम स्फीयर के अंदर देखते हैं। एक स्कैरब होता है जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। ये एक एलियन आर्टिफैक्ट था जो किसी ने इस स्फीयर में छुपाया था। अब स्कैरब की हिस्ट्री के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम जेमी को देखते हैं जो अपना ग्रेजुएशन खत्म करके वापस आ रहा होता है। एयरपोर्ट पर उसका पूरा परिवार उसे रिसीव करने के लिए आया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में होटल चले जाते हैं। अब यहाँ पे बातों ही बातों में जेमी को अपनी घर के हालत के बारे में पता चलता है। दरअसल कॉर्ड इंडस्ट्री धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा कर रही थी, जिसके चलते इनकी दुकान चली गई थी। अब घर में सिर्फ उसकी बहन मिलाग्रो ही जॉब कर रही थी और घर का किराया इतना था कि ये जल्दी सड़क पर आ सकते थे, जिसके चलते उसकी माँ को दिल का दौरा भी पड़ा था। अब ये सब कुछ सुन के जेमी काफी परेशान हो जाता है और सबको प्रॉमिस करता है कि उसके डिग्री से वो एक अच्छे जॉब ढूंढेगा। लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं, जेमी को कोई जॉब ही नहीं मिलती, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहन मिलाग्रो के यहाँ पे ही क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। अब मिलाग्रो जो कि विक्टोरिया के ही ऑफिस में क्लीनिंग का काम करती थी। अब जेमी का जब पहला दिन होता है तब वो विक्टोरिया को देखता है और उसे हाय करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे नजरअंदाज करते हुए आगे जाती है और यहाँ पे अपनी भतीजी जेनी को वो मिलती है, जो कि विक्टोरिया के ऊपर काफी गुस्सा होती है। दरअसल विक्टोरिया ने उस एलियन आर्टिफैक्ट यानी स्कैरब को डिकोड करके एक वेपन की तरह उसे यूज किया था। उसका एक एक्सोस्केलेटन बनाया था जो किसी भी इंसान के स्पाइन को लिंक करता था और स्कैरब की पूरी पावर उस इंसान में आती थी, जिससे वो इंसान बहुत ही खतरनाक ताकतवर होता था जो हजारों सोल्जर से लड़ सकता था। इस प्रोजेक्ट को वन मैन आर्मी कॉर्प्स यानी ओमैक ये नाम दिया हुआ था। ये प्रोजेक्ट गलत हाथों में गया तो इंसान का विनाश भी हो सकता था और इसी के खिलाफ जेनी होती है। वो विक्टोरिया को कहती है कि ये कंपनी उसके पिता यानी टॉम फोर्ड की थी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बैन किया था। लेकिन विक्टोरिया उसे बताती है कि तुम्हारे पिता अचानक गायब होने के बाद मैंने ही इस कंपनी को संभाला है। लेकिन जेनी गुस्से में उसे इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू करने का कारण पूछती है, लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि अब ये कंपनी मेरी है, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ इसमें ज्यादा दखल अंदाजी मत करना। अब ये सारी बातें जेमी सुन रहा होता है और वो जेनी की साइड लेने के लिए बीच में आ पड़ता है, लेकिन विक्टोरिया को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि एक नौकर हमारे बीच में क्यों आ रहा है और इसी के चलते वो उसे और उसकी बहन को काम से निकाल देती है, जो देखकर जेनी को बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए वो जेमी को अपना नंबर देती है ताकि वो उसे कोई अच्छी जॉब दिला सके। अब रात में जेमी जेनी को मैसेज करता है और जेनी अगले दिन उसे मीटिंग के लिए बुलाती है। अब अगले दिन जेमी इंटरव्यू के लिए एक वेटिंग रूम में रुका होता है। वही दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो चुपकर लैब में आ जाती है, जहाँ पे उसे वही स्कैरब मिलता है। अब उसे ये प्रोजेक्ट बंद करना था, इसीलिए वो स्कैरब को एक बर्गर के बॉक्स में छुपाकर लेके जा रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जॉर्ज जब लैब में आता है तब उसे स्कैरब नहीं मिलता, इसीलिए वो सिक्योरिटी के सारे गेट्स बंद करवाने के लिए कहता है। अब जेनी वहाँ से कैसे तैसे भागी रही होती है तो जेमी उसे रोकता है और मीटिंग के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगते हैं। पकड़े जाने के डर से जेनी वो बॉक्स जेमी को दे देती है और उसे यहाँ से जाने कहती है। जेमी काफी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है। अब घर आने पर जेमी अपने फैमिली के प्रेशर में आने के कारण वो बॉक्स खोल देता है। अब वो सभी लोग स्कैरब को एक टॉय समझकर खेलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधा जेमी के चेहरे पर चिपक जाता है। वो काफी कोशिश करता है इसे निकालने की, लेकिन वो स्कैरब जेमी के शरीर में ही घुस जाता है और पीछे से वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है जो उसे छत पर फेंक देता है। उसके बॉडी में अब एक्सो आर्मर क्रिएट होने लगता है। अब इस सूट का एआई भी एक्टिवेट हो जाता है। अब एआई को अपनी प्रोग्रामिंग चेक करनी थी, इसीलिए वो जेमी को सीधा छत तोड़ते हुए अर्थ के ऑर्बिट में लेकर जाता है। जेमी पूरा कंफ्यूज था उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो सूट वापस से नीचे आ जाता है और पूरे शहर में उड़ने लगता है। काफी सारे बिल्डिंग का नुकसान भी हो जाता है। अब ऊपर से वो सीधा एक कार के ऊपर ही गिर जाता है। जेमी काफी कंफ्यूज था, लोगों से माफी मांग रहा था और तभी रास्ते पे एक बस आने लगती है
है। तभी सूट इसे खतरा समझता है और एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और वो बस तेजी से इसकी तरफ आती है, लेकिन शील्ड के कारण उस बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वही उसके घर में हम देखते हैं दादी को लग रहा था जेमी का राम नाम सत्य हो गया है, इसीलिए उसकी फोटो के आगे वो दिया जलाती है। लेकिन तभी पीछे से सूट में जेमी आकर गिरता है। थोड़े समय के बाद जेमी को विग सुंगाकर होश में लाया जाता है और कपड़े पहनने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि अभी भी वो एक्सो आर्मर उसके स्पाइन से अटैच्ड है। अब उसकी फैमिली उसे पुलिस के पास जाने कहती है, लेकिन ऐसा करने पर वे लोग जेमी को ही चोर समझेंगे, इसीलिए वो जेनी को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में देखता है जेनी के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं, इसीलिए वो जेमी को वहाँ से बचाकर लेकर जाता है। अब जेमी इन सबसे बचाते हुए उसे घर लाता है। अब यहाँ पर सभी लोग जेनी के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसी के कारण ये मुश्किल शुरू हुई थी। तो जेनी सबसे माफी मांगती है और बताती है कि ये स्कैरेब उसके पिता को मिला था और किसी तरह का खतरनाक वेपन है। आगे वो बताती है कि ये वेपन अभी तक विक्टोरिया के लोग ठीक से टेस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्कैरेब जो होता है वो अपने होस्ट को खुद चुनता है और शायद उसी स्कैरेब की शक्ति ने जेमी को चुना है। अब ये निकालने के लिए इन्हें कोर्ट टावर जाना था, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी काफी हाई थी, इसीलिए जेमी के अंकल रूडी जो खुद काफी इनोवेशन करते थे वो इन्हें कोर्ट टावर लेकर आने के लिए निकलते हैं। वही दूसरी तरफ हम विक्टोरिया और एग्नेशियो को देखते हैं। यहाँ पे एग्नेशियो खुद एक साइबोर्ग था, यानी कि उसका शरीर भी आधा रोबोट से बना हुआ था और विक्टोरिया उसे कैसे भी स्कैरेब को ढूंढने के लिए कहती है। तो यहाँ पे ये तीनों भी पहुंच जाते हैं और रूडी के पास एक एडवांस डिवाइस होता है जिसके मदद से वो सारे सिक्योरिटी कैमरास को खराब कर देता है और इसी तरह ये दोनों भी टावर में घुसते हैं ताकि गार्ड्स का ध्यान बटा रहे। फिर जेमी और जेनी दोनों टावर के अंदर जाते हैं और जेनी उसके पिता की काफी एडवांस वॉच को चुरा लेती है। इसके बाद ये दोनों वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एग्नेशियो वहाँ पे आ जाता है। अब खतरे के कारण जेमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है और एग्नेशियो भी अपना सूट एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था दिखने में। अब इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने लगती है, जिसमें जेमी का एआई अलग अलग वेपन्स एक्टिवेट करता है और एग्नेशियो उसके ऊपर काफी हमला करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है और देखते ही देखते जेमी का सूट खुद हावी होने लगता है और एग्नेशियो पर काफी हमला करने लगता है और एग्नेशियो की सारी पावर वो खींच लेता है। इतना कम नहीं था कि अब जेमी का सूट 2 पावर ब्लेड निकालता है, जिससे वो एग्नेशियो को मारने ही जाने वाला था। हालांकि जेमी उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन सूट उसकी बात नहीं मानता। उसे कैसे भी एग्नेशियो को खत्म करना था, लेकिन तभी वहाँ पे रूडी और जेनी आ जाते हैं और एग्नेशियो सीधा उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए जेमी चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर एग्नेशियो जेमी पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी रूडी अपना जैमिंग डिवाइस एग्नेशियो पर फेंक मारता है और समय रहते जेमी को वहाँ से बचाकर लेकर जाता है। अब अगले सुबह ये तीनों भी जेनी के पुराने मैंशन में चले जाते हैं और यहाँ पे जेनी उस वॉच के मदद से एक खुफिया लैब ओपन करती है, जो कि उसके पिता की थी और यहाँ पे हमें सारी कहानी पता चलती है। दरअसल इस स्कैरेब को खाजिदा कहते हैं, जो कि एक एलियन सिविलाइजेशन की पावर है और मेट्रॉइड से वो अर्थ पे गिरा हुआ था। अब कुछ सालों पहले इजिप्ट में खुदाई करते वक्त डैन गैरेट नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिला था। अब यहाँ पे स्कैरेब ने डैन को अपना होस्ट चुना था। डैन जेनी के ही पिता यानी टॉम कोर्ट का एसोसिएट था। इसी के चलते कुछ सालों के बाद डैन ने उस स्कैरेब को टॉम को सौंप दिया, लेकिन जेनी बताती है कि वो स्कैरेब कभी भी उसके पिता यानी टेड के शरीर में मर्ज नहीं हुआ था, यानी कि स्कैरेब ने टॉम को एज अ होस्ट नहीं चुना था, लेकिन टॉम इस स्कैरेब के ऊपर स्टडी करते रहे और उसकी पावर को जानते हुए उन्होंने वैसा ही एक दूसरा सूट बनाया और इसी तरह वो इस शहर के लोगों को मुसीबत से बचाते थे और उन्हें ब्लू बीटल कहा जाता था। आगे काफी समय तक वो इस स्कैरेब की स्टडी करते रहे ताकि उसे फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, लेकिन एक दिन अचानक से वो गायब हो गए और आज तक उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद विक्टोरिया ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। अब रूडी अपने पिता के सिस्टम से जेमी से बीटल निकालने के तरीके ढूंढ रहा होता है। वही दूसरी तरफ जेमी मिरर में अपनी चोट को देखता है, जहाँ पे खून के बदले में ब्लू कलर में कुछ ग्लो हो रहा था, जिसका मतलब यही था कि स्कैरेब अपनी पूरी पावर से जेमी का शरीर धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहा था, यानी उसके डीएनए में भी बदलाव आ रहे थे। अब रूडी इन दोनों को बताता है कि स्कैरेब को हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि जेमी और स्कैरेब का एक बॉन्ड है, जिससे अगर जेमी मुसीबत में है तो हमेशा स्कैरेब उसकी मदद करेगा, लेकिन जब तक जेमी मरता नहीं है तब तक ये पावर नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जेमी कोई सुपर हीरो के चंगुल में फंसना नहीं था, इसीलिए वो जेनी के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रूडी उसे आकर समझाता है कि स्कैरेब ने किसी कारण से ही तुम्हें चुना
सुना है। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया जेमी को पकड़ने के लिए उसके घर पे प्राइवेट मिलिट्री फोर्स भेजती है। तो यहाँ पे जेमी, जेनी और रूडी छत पर होते हैं तब वो हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखते हैं और जेमी समझ जाता है कि कुछ तो खतरा है, इसीलिए वो भी घर जाने के लिए निकलता है और सूट को एक्टिवेट करने के लिए वो सीधा ऊपर से जंप मार देता है और सूट एक्टिवेट होके वो घर पहुंचता है। तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्स ने जेमी के पूरे परिवार को गन पॉइंट पे पकड़ा था। तभी वहाँ पे जेमी आ जाता है और वे लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन जेमी एक शील्ड एक्टिवेट कर देता है और सभी बुलेट्स को रोकता है और इन सोल्जर पर काफी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। अपने परिवार को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जाते वक्त उसके पिता को एक मिलिट्री का आदमी बुरी तरीके से मारता है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। अब उसकी बहन उन्हें कैसे तैसे लेके जा रही थी, लेकिन वो बीच में ही गिर जाते हैं और उन्हें अटैक आने लगता है। ये देखकर जेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए जाता है और इसी का फायदा उठाकर ऊपर से इग्निशियो एक वेपन से उसे फायर करता है और जेमी को पूरा कंट्रोल में ले लेता है और तभी उसके पिता भी वहाँ पे दम तोड़ देते हैं और ये लोग जाते वक्त उनके घर को भी जला देते हैं। अब अगले सुबह दादी सभी को समझाती है कि ये रोने का समय नहीं है, हमें जेमी को कैसे भी बचाना चाहिए। इसी दरम्यान जेनी भी वहाँ पे आती है और वो सभी को लेकर अपने ओल्ड मैंशन में आती है, जहाँ पे वो अपने पिता का एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट जिसे बग कहा जाता है क्योंकि उसका शेप वैसा ही था, उसमें सभी को बिठाकर लेकर जाती है। अब अंदर आने के बाद इन सभी को वो हाईटेक वेपन्स देती है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं विक्टोरिया अपने लैब में होती है, जहाँ पे जेमी को एक मशीन से अटैच किया गया था और काफी सारी चीजों से उसकी सारी पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये पावर इग्निशियो को दी जाए। ये प्रोसेस शुरू हो जाती है और इस प्रोसेस में जेमी कमजोर पड़ने लगता है। वो कोमा में चला जाता है, यानी अधमरे हालत में था, जहाँ पे वो एक अलग राल में अपने पिता को मिलता है। यहाँ पे वो स्पेस में एक फ्लोटिंग आइलैंड पे होता है। अपने पिता को देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और उनसे इन सारी चीजों के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसमें जेमी की कोई भी गलती नहीं है। अब बीटल ही उसका मकसद है क्योंकि वही उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेगा। उसे कैसे भी अपने पावर को वापस हासिल करना है और उसे इस राम से जाने के लिए कहते हैं और इसी के कारण जेमी होश में आने लगता है और बीटल की सारी पावर को वो वापस लेने लगता है। तो वही इग्निशियो को भी इनफ पावर मिल गई होती है, इसीलिए वो और भी खतरनाक और एडवांस बनता है। वही दूसरी तरफ इनका बग यानी एयरक्राफ्ट विक्टोरिया के मैंशन से टकरा जाता है, जिसे गार्ड उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। रूडी एक बटन दबा देता है जिससे बग से ब्लू स्मोक बाहर आ जाता है, जिससे सभी गार्ड्स बेहोश होते हैं। फिर मिलाग्रो और जेनी दोनों भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ओमैक सूट के अंदर बीटल की शक्ति ट्रांसफर हो रही थी। तो जेनी वहाँ पर एक्सप्लोसिव गैजेट फेंक कर, जिसके कारण वहाँ धमाका होता है। अब यहाँ पे जेमी भी अपने सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एआई उसे कहता है कि ब्लू बीटल को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर जोस आ जाता है, लेकिन वो जेमी को भगाने में उसकी मदद करता है क्योंकि वो अब विक्टोरिया के टॉर्चर से थक चुका था। लेकिन अब ये बात इग्निशियो को पता चलती है और वो जाकर जॉश को मार देता है, लेकिन जेमी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गार्ड जाकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो जेमी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे उसकी दादी आ जाती है और सभी को अपने मशीन गन से सबको धूल चटाती और जेमी को लेके भाग जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया जेना को पकड़ लेती है। वही उसके बहन पे भी अटैक होते हैं, लेकिन वो अपने शील्ड और वेपन से सबको मारने लगती है। अब जेमी का सूट फाइनली रिबूट हो चुका था और जेमी सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। तो वहाँ पर इग्निशियो भी आ जाता है और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन जब रूबी अंकल इग्निशियो पर पीछे से पत्थर मारते हैं तो इग्निशियो को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, जिससे रूबी बेहोश हो जाता है। ये देखकर जेमी को काफी गुस्सा आता है और वो बीटल का अल्ट्रा पावर मोड ऑन कर देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में अब ब्लू बीटल इग्निशियो पर भारी पड़ने लगता है और वो इग्निशियो को मारने ही वाला होता है कि तभी अंदर का एआई सिस्टम जेमी को अपने वैल्यूज के बारे में याद दिलाता है। लेकिन जेमी गुस्से में कहता है कि इग्निशियो ने उसके पिता की जान ली है, तो एआई उसे उसकी पास्ट मेमोरीज दिखाता है। तो यहाँ पे रिवील होता है कि इग्निशियो एक आम इंसान हुआ करता था जो अपने माँ के साथ रहता था, लेकिन कॉर्ड इंडस्ट्री ने अपने फायदे के लिए इग्निशियो का घर बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसमें उसकी माँ तो मारी गई, लेकिन इग्निशियो भी चल फिर नहीं सकता था। अब विक्टोरिया ने ऐसे दिखाया कि वो उसकी मदद
करना चाहती है और इसीलिए वो उसे अपने लैब लेकर आई और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती चली गई। और इसी के बाद ओमार सूट का जो प्रोटोटाइप था वो उसमें फिट कर दिया और उसका पूरा शरीर साइबोर्ग में बदल दिया था। अब ये सारी सच्चाई इग्निशियो को भी पहली बार समझ आती है कि ये सबके पीछे विक्टोरिया का ही हाथ है। अब जेमी उसे छोड़ देता है और इग्निशियो विक्टोरिया के पास चला जाता है और उसे अपने माँ के बारे में पूछता है। इसी के चलते वो अपने सूट को तबाह कर देता है और इसी ब्लास्ट में उसकी और विक्टोरिया की वहीं पर मौत हो जाती है। वही जेमी भी जेनी को बचा लेता है। इसके बाद ये सभी लोग सुरक्षित वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पिता का फ्यूनरल अटेंड करता है। अब थोड़े दिनों के बाद जेनी कोड इंडस्ट्री की सीईओ बनती है और प्रेस में सबको मिलिट्री प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये बताती है। वही दूसरी तरफ जेमी और उसके परिवार के पास कोई भी घर नहीं होता, लेकिन तभी जेनी आ जाती है और परिवार को उनका घर वापस तोहफे में दे देती है, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अपने पुराने घर चले जाते हैं। जिसके बाद जेमी जेनी को प्रपोज करता है और दोनों भी एंजॉय करने लगते हैं। अब मूवी के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं जेनी के पिता का कंप्यूटर ऑन होने के कारण हम एक ऑडियो सुनते हैं जो जेनी के पिता टॉम कोट का था। वे बताते हैं कि मेरे बेटी को बताना उसके पिता अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।